नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद अतुल में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास कहें या विकास कहें। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करने से पहले हम बात करेंगे कि ये सारे कानून जो एक्ट्स हैं, जो अधिनियम आए, ये बने कहाँ पे थे। तो ये बने थे ब्रिटिश संसद में। ठीक है, कहाँ बने? ब्रिटिश संसद में। तो इसको हम दो बार पार्ट में अगर डिवाइड करें तो पहला पार्ट हमारा हो जाएगा 1773 से 1857, और 1857 की क्रांति के बाद फिर ये भेजा जाने लगा। इसके पहले 1773 से अगर 1857 की बात करें तो ये बनाया जाता था, ये इनके द्वारा लागू होता था। हमने आपको बताया बनता कहाँ था, अगर बात हो बनने की तो वो ब्रिटिश संसद में। दो पार्ट में फिर डिवाइड किया हमने, 1773 से 1857, और दूसरा 1857 के विरोध के बाद 1858 से 1947। ठीक है, अब हम बात करें कि इनको किसके द्वारा लागू किया गया। बनना ब्रिटिश संसद और लागू करना तो 1773 से लेकर के 1857 तक के कानून को, एक्ट को, इन सब को किसने लागू किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा 1858 से 1947 का कानून है, जो एक्ट है, जो अधिनियम है, उसे किसने लागू करवाया? वो ब्रिटिश महारानी ताज या क्राउन, आप कुछ भी उसमें कह सकते हैं। अब बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए कौन कौन से एक्ट थे, तो उसमें हमारा 1773 का एक्ट है। आप फिर देखोगे 1784, 1786, 1813, 1833 या 1853, इनकी बात की गई है। लेकिन 1858 से यहाँ से जो लागू करने का काम किया है वो किया है ब्रिटिश की महारानी ताज या क्राउन ने। उसके बाद 1909, ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो 1909, 1919 और लास्ट में हमारा आ जाता है 1935। तो ये इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री थी जिसको कि आपको जानना चाहिए कि आखिर ये कानून बनाए कहाँ गए। संसद, कौन सी संसद? ब्रिटिश के संसद में। और लागू किसके द्वारा किए गए? तो 1773 से 1857 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और 1858 से 1947 तक ब्रिटिश महारानी के द्वारा। अब चलिए देखते हैं अपना आज का ये जो वीडियो है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पढ़ने के बाद 2 या 3 पेज का ये PDF है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, जो क्वेश्चन, जो वन लाइनर्स मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं, इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन देखने को इस टॉपिक से नहीं मिलेगा। और ये टॉपिक दो सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है। पहला तो मॉडर्न हिस्ट्री में, ये लास्ट चैप्टर में भी आता है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप संविधान पढ़ोगे उसमें ये फर्स्ट चैप्टर में आता है। तो ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हमें इसे पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, ये सबसे पहले आप जानो कि यह अंग्रेज़ों द्वारा भारत में बनाया गया प्रथम है, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले यही है, तो यही प्रथम हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, अगर हम उससे डेट पूछेगा कि आखिर इसकी स्थापना हुई कब है, तो हुई थी 1774 में। और कहाँ हुई थी? कोलकाता के, ठीक है, पोर्ट विलियम्स में इसकी स्थापना की गई थी। कोलकाता के पोर्ट विलियम्स में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। अभी हम देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के, उसके बाद इनका सारा एक लिस्ट मैंने तैयार किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत किया गया। तो मद्रास, मुंबई, ये जो दोनों प्रेसिडेंसी थे, इनको किसके अंतर्गत कर दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। एवं ये जो लास्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि बंगाल का शासन
गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यी जो 4 सदस्य लोग होते थे। तो इसमें एक चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है वो इसे समझने की कोशिश करना कि सदस्य कितने होते थे, टोटल 4। और अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल के साथ 3 सदस्य होते थे, ठीक है, गवर्नर जनरल प्लस 3 अदर सदस्य। यहाँ मैंने गवर्नर जनरल और 4 सदस्य इसलिए लिखा कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि उसमें टोटल 4 सदस्य होते थे, जिसमें से एक क्या होता था, गवर्नर जनरल। और अगर पहले गवर्नर जनरल कौन थे उनकी बात करें तो वो थे लॉर्ड एलिजा इम्पे, ठीक है, लॉर्ड एलिजा इम्पे। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पिट्स एक्ट 1784 दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से किसका प्रारंभ हुआ, दोहरे शासन का प्रारंभ। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई एवं गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्य कर दिए गए। अब कितने सदस्य हो गए इसमें, गवर्नर जनरल की संसद में, परिषद में 3 सदस्य। चार्टर 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस को काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया। किसको, किस फैसले को, काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करने का अधिकार। हम एक बात कर लें कि किस तरीके से जो एक पूरी प्रक्रिया थी, जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन कहा जाता है, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। अगर फिर हम देखें कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल पद बन गया क्या, जो गवर्नर होते थे वो गवर्नर जनरल बन गए। और जो लास्ट गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग, वही लास्ट पर प्रथम गवर्नर जनरल बने, ठीक है। वैसे अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम गवर्नर तो पहले बंगाल के होते थे, अब कहाँ के हो गए, भारत के। तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गया, जो कि है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखते हैं चार्टर 1813 कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर क्राउन की संप्रभुता के सुदृढ़ किया। इंग्लिश मशीनरों को भारत के कार्य करने की अनुमति दे दी। व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त, जिसका कंपनी का किसका किया गया, व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो यहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर आपके दिमाग में प्रश्न उठे कि किसका, तो ये कंपनी के जो एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। ईसाई प्रचार हेतु द्वार खोल दिए गए। अब हम देखें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कि अगर इसमें बात की गई है, जिसमें कि हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से सांप्रदायिक के बारे में सारी चीज़ें समझाई गई हैं। ये हम आगे 1909 से इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं चार्टर 1833 भारतवासियों को देश के प्रशासन के योग्य माना गया, भारतवासियों को, ठीक है, एवं गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा कानूनी सदस्य शामिल हुआ। चार्टर 1853 प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभ की गई सबसे पहले, एवं विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधायी कार्य एवं प्रशासनिक कार्य, इनको क्या किया गया, अलग अलग किया गया कि विधायी कार्य क्या हैं, प्रशासनिक कार्य क्या हैं, इनको डिवाइड किया गया। अब आइए देखते हैं ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी भारत शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। अब हमारा है नेक्स्ट चार्टर 1858 यहाँ से याद रखिएगा, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू होता था, लेकिन चार्टर 1858 से ये किसके द्वारा लागू होने लगा, महारानी के द्वारा या क्राउन के द्वारा या कह सकते हैं ताज के द्वारा। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़ ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। भारत मंत्री के कार्यों के सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। अधिनियम 1861 की बात करें तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को दे दी गई। अधिनियम 1873 ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।
अधिनियम 1892 की बात करें, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ हुआ। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में सामाजिक हित के विषय पर प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार, लेकिन मताधिकार नहीं था। आप बहस कर सकते हो लेकिन आपकी वो बात मानी जाए, आपको उस पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। किसमें? 1892 में। अब हम बात करेंगे 1909 की। ठीक है, 1909 में क्या बातें की गई हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। 1909 में बजट प्रश्न उत्तर पर मत देने का अधिकार। आप देख सकते हैं अधिनियम जो 1892 था उसमें आप बजट में आप बहस तो कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार आपको नहीं था। उसी को सुधार के 1919 में सबसे पहले उत्तर पर, प्रश्न उत्तर पर आपको मत देने का अधिकार दे दिया गया और सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की स्थापना हुई, जिसमें अब हम इसको समझते हैं जो हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि 1909 में जब प्रारंभ किया गया इसमें, तो केवल इसमें कौन था? मुसलमान थे। लेकिन 1919 में इनमें 4 सदस्यों को और जोड़ा गया। 1919 में वो कौन थे? पंजाब के सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय। ठीक है, कौन कौन लोग? 4 सदस्य जोड़े गए 1919 में। पंजाब के सिख लोग, ईसाइयों को, यूरोपियों को और आंग्ल भारतीयों को। फिर अगर हम बात करें इसका विस्तार किया गया। अगर इसकी विस्तार की बात की जाएगी कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार कितनी बार किया गया, तो 2 बार किया गया। एक 1919 में जिनमें 4 सदस्य जोड़े गए, उसके बाद 1935 में जिनमें कि 3 सदस्य जोड़े गए। 4 सदस्यों में हमने आपको बताया पंजाब के सिख, भारत के ईसाई, यूरोपीय एवं आंग्ल भारतीय। और 3 सदस्यों की बात की जाए तो उसमें महिलाओं को, मजदूरों को और दलितों को जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की जो बात की गई वो 1919 में, और उस समय तत्काल में इसमें केवल मुसलमानों को ही जोड़ा गया था। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1919 और 1935 के बारे में। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया। उसके बाद केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रांतों में द्वैत शासन एवं सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार। ये देखिए हमने आपको बताया कि इसमें सिख, ईसाई, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन को इसमें लिया गया। अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा है भारत अधिनियम 1935। आरबीआई की स्थापना की गई इसमें। संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघीय लोक सेवा आयोग व प्रांतीय सेवा व 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की इसमें स्थापना की बात की गई। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन ये कभी पारित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें रियासतों, जो हमारे यहाँ रियासत थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट या भाग लेने से मना कर दिया। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर देंगे तो फिर केंद्र में उसको क्या कर देंगे? स्थापित कर देंगे और संघीय व्यवस्था यहाँ से शुरू हो जाती है। अब बात करें संघीय न्यायालय की स्थापना। भारत परिषद का अंत, गवर्नर को वीटो शक्ति दी गई। तो अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, पीसीएस एग्ज़ाम में आया है कि अपशिष्ट शक्ति किसको दी गई थी, तो उसका आंसर होगा गवर्नर को। केंद्र और राज्य में शक्ति का विभाजन हुआ एवं वर्मा 1937 में क्या हो गया? अलग हो गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का प्रतिपादन यहीं से हुआ और इसी के अंतर्गत जो हमने रेड कलर से मार्क किया है, जिसमें इसी के अंतर्गत ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई एवं केंद्र व राज्य की शक्ति का विभाजन किया गया। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, उसे आप पढ़िए। और ये मेरा दावा है कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से फंस जाएंगे और आप इस चैप्टर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। थैंक यू।